दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। इसके अंदर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के बारे में पूरी तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और बने रहिए हमारे साथ में पूरी वीडियो के अंदर में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। आइए हम इकोनॉमिक के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक। और दोस्तों, अभी भी मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि कई लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं निकल पा रही है। उसका जो रीजन है वो सिर्फ एक रीजन है कि वो अभी तक डिजिटलाइजेशन होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साल 2021 आज चल रहा है और साल 2025 के अंदर में इंडिया को डिजिटल होना था, जो कि एकदम से साल 2020 और 21 में इंडिया जो है वो 30 to 40% डिजिटल हो चुका है। जब तक आप डिजिटल नहीं होंगे तब तक आपकी आउटपुट और ग्रोथ नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल डिपेंड रहना छोड़ दें कि हम डिजिटल नहीं होंगे, हम रिजिड मत बनो। रिजिड बनने के बाद में आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज्यादा कम होती जाएगी और डिमिनिशिंग होती जाएगी। मैं एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को बता सकता हूं, जिसके अंदर में नोकिया कंपनी जिस टाइम मार्केट के अंदर में आई थी, बहुत ज्यादा बूम और बहुत ज्यादा ऊपर उसका ग्राफ चढ़ता जा रहा था, लेकिन नोकिया कंपनी धीरे धीरे करके मार्केट से डिमिनिश होती चली गई। और उसका जो रीजन था वो रीजन यही था कि सभी कंपनियों ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर लिया, बट नोकिया ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट लेट किया बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इकोनॉमिक के बारे में तो हर किसी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक पे इस पूरी धरती के अंदर में कुछ भी काम संभव नहीं है। ये बिल्कुल यस उसी तरीके से है जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर में से ही हमारे इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक हर देश को एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखती है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। एक देश की इकोनॉमिक का गिर जाना दूसरे देश के इकोनॉमिक के ऊपर में इंपैक्ट डालता है, क्योंकि हर देश दूसरे कंट्री के अंदर में क्या कर चुका है? इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। साल 1991 इंडिया के अंदर में एलपीजी आई। कि एलपीजी का मतलब था एल से लिबराइजेशन, पी से प्राइवेटेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। जब ये इंडिया के अंदर में हुआ तो उसके बाद में इंडिया का ग्राफ बहुत तेजी से जो है ऊपर चढ़ता चला गया, क्योंकि इसके पीछे में ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में बाहर से कोई आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता था और इंडिया से कोई बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था 1991 के बाद में। इसलिए हमारे देश की जो इकोनॉमिक है इसके ऊपर में अदर कंट्री की इकोनॉमिक का भी असर पड़ने लग चुका था और अदर कंट्री का इंडिया के ऊपर में भी। तो आइए हम इकोनॉमिक के अंदर में जान लेते हैं इकोनॉमिक किस तरीके से काम करती है और इसका इंपैक्ट कैसे कैसे पड़ता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक क्या है। तो इकोनॉमिक शब्द जो था वो ग्रीक से लिया गया वर्ड है इकोनॉमिक्स। इसके अंदर में शब्द अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या था? इकोज। इसका मतलब क्या चीज है? इकोज। इसी से इकोनॉमिक का आगे का इको आया। और दूसरा निमीन्स, इससे आया मीन्स। तो इकोनॉमिन्स, इन दोनों को ऐड करके जो वर्ड बना वो बना था हमारा इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर में दोनों पार्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? इकोनॉमिक। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। व्हाट इज हाउस होल्ड? हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? वो सभी व्यक्ति, वो सभी लोग जो कि घरों के अंदर में हैं, जो चाहे जॉब करने वाले हो चाहे जॉब करने वाले ना हो, ये सभी के सभी हाउस होल्ड है। घर में रहने वाले का हाउस होल्ड कहते हैं। इसमें फादर, मदर, बच्चे, एवरीबॉडी, हर बंदा इसमें इंक्लूडेड है। और क्या होता है इसके अंदर में? इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका मतलब क्या कहता है? हाउस होल्ड को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, घर के प्रोडक्ट को मैनेज करना ही इकोनॉमिक कहलाता है। यही इकोनॉमिक की प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। इसका दूसरा वर्ड में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को मैनेज करना। अब भाई कैसे मैनेज करना? देखिए, राम नाम का एक बंदा है जो कि यहां से निकला और बाहर जाके काम करने लग गया। अब देखिए, ये जिस जगह पे रह रहा है वो जगह क्या है? इसका घर है। इसका क्या है? घर है। यहां से हाउस से निकला और काम करने के लिए किसी फैक्ट्री में चला गया। तो जब ये किसी फैक्ट्री में गया तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाएगा मतलब प्रोडक्टिविटी करेगा। जब ये प्रोडक्टिविटी करेगा उसके बाद में वापस घर आएगा। अब मैं मान के चलता हूं कि जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए गया था, ये प्रोडक्ट हमारा शॉप हो गया, जैसे लक्स। मानिए लक्स प्रोडक्टिविटी करने गया था, लक्स को बनाने के लिए गया था, लक्स के यूनिट्स को उसने प्रोड्यूस कर दिया और वापस घर आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, क्या ये फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है? तो ये प्रोडक्ट हाउस होल्ड के लिए बन रहा है। जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो चाहे डायरेक्टली
चाहे इनडायरेक्टली, वो इंपैक्ट जो डालते हैं वो हाउस होल्ड के ऊपर में डालते हैं। अगर मानिए मेट्रो ट्रेन बन रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर में जाएगी? वो भी प्रोडक्टिविटी हाउस होल्ड के ऊपर जाता है, उसका बेनिफिट भी हाउस होल्ड को ही होगा। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही जल्दी ईजी पहुंच पाएगा, और उसको जो पैसा देगा वो कौन देगा? वो भी हमें हाउस होल्ड ही देगा। तो हाउस होल्ड को मैनेज करना ही इकोनॉमिक कहलाता है। तो इकोनॉमिक की प्रॉपर डेफिनेशन क्या चीज है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो आइए, अब आपको क्लियर हो गया इकोनॉमिक क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये ग्रीक वर्ड है। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इकोनॉमिक इज दैट ब्रांचेस ऑफ एक्नॉलेज ब्रांच के लिए है। आइए अब इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक जो है एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ब्रांच ऑफ नॉलेज का मतलब जिस तरीके से पीरियड की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ऐसी बहुत सारे इसमें नॉलेजेस हैं, मतलब बहुत सारे इसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन विच दोज एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज के बारे में बताता है ऑफ मैन। इसमें मैन का मतलब मेल एंड फीमेल सारे के सारे आ गए, मेंस में सारे के सारे इंक्लूड हो गए। ऑफ ए मैन आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्क्वायर मीन्स। इस तरीके से उसको पढ़ना और समझना ताकि वो स्क्वायर मीन्स को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है। मतलब इकोनॉमिक जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं नॉलेज की, जो कि एक्टिविटीज को, इंसानों की एक्टिविटीज को स्टडी करता है, समझता है कि वो स्केयर रिसोर्सेज को, मींस को कैसे वो इस्तेमाल करता है। यही हमारी इकोनॉमिक की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। कई सारे राइटर्स की अपने अपने डेफिनेशन है, आप कोई सी भी डेफिनेशन इकोनॉमिक से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इकोनॉमिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। आइए अब सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि किसको जानने के लिए होता है? ह्यूमन के बिहेवियर को लिए। आइए बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता देता हूं। मानिए कि अगर आज के टाइम पे कोई ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट को बनाती है, जैसे नोकिया 1100 जब शुरू में बना था टॉर्च वाला, तो अगर ऐसी कंपनी उसके प्रोडक्ट को बनाती है तो क्या उसकी सेल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सेल? अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के टाइम पे जितने भी फोन है वो सारे के सारे एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो चुके हैं। नोकिया कंपनी के फेलियर होने के चक्कर में सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था? एंड्रॉयड। हर कंपनी जो थी एंड्रॉयड पे 10 साल पहले शिफ्ट हो चुकी थी प्रॉपर, लेकिन नोकिया कंपनी प्रॉपर शिफ्ट नहीं होने को तैयार थी। नोकिया कंपनी कहती थी नहीं, हम एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बाद में नोकिया कंपनी विंडो के ऊपर में शिफ्ट हुई, लेकिन बाकी सारी कंपनी एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करती चलेगी। आज जो देश का हाल है बिल्कुल वैसा ही है। आज भी मैं देख बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, जबकि 2025 के अंदर में टेक्नोलॉजी का जो आज इस्तेमाल होना है उतना इस्तेमाल 2025 में इंडिया में होना था। जो आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया के अंदर में मैक्सिमम हो रहा है। आज मुझको भी जो है वीडियो बनानी पड़ रही है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझको भी वीडियो बनानी पढ़ सकती है। तो टेक्नोलॉजी को आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो आगे जाके फ्यूचर में कुछ करेंगे नहीं। आज वही आगे बढ़ेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट करना है अपने आप को। जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यही फ्यूचरिस्ट है, क्योंकि बड़े बड़े जो बंदे हैं वो कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बड़ी कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च करती है, पहले खोजती है, पहले समझती है कि आने वाले 10-15 साल में क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली। दोस्तों, आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। यदि आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते और पुराने जमाने की तरह में हिसाब लिखी पे अगर चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपना फ्यूचर जो है वेस्ट कर रहे हैं, और होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 10 इयर्स के अंदर में टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है, तो आने वाले 10 साल के अंदर में टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अपग्रेड होगी जिसके बारे में आप लोग नहीं सोच सकते। तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि आपको भी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन लेनी है और अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। यह नहीं कि जब तक क्लासेस नहीं लगेगी तब तक हम क्लास नहीं लेंगे। आपको भी क्या करना है? अपने आप को शिफ्ट करना है। कैसे? ऑफलाइन क्लास टू
ऑनलाइन क्लास यदि आज आप नहीं करेंगे और जो बच्चे कर जाएंगे वो आने वाले 5-10 साल के अंदर में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। और यही चीज टीचर्स के लिए भी है। जो टीचर्स या जो लोग जो कि नई चीजें बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी से अपने आप को 2-3 साल के अंदर में नहीं जोड़ पाए तो वे 10 और 20 साल पीछे होने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ में क्या होना है, कनेक्ट होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इकोनॉमी क्या कहती है, ह्यूमन बिहेवियर। किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे नोकिया कंपनी ने अपने आप को एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं किया था, अगर नोकिया कंपनी दोबारा नोकिया 1100 लॉन्च करती है तो वो नहीं चलेगी। रीजन इसके बिहाइंड क्या है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे करके हम बात करेंगे और वीडियो कॉलिंग पे बात होगी। किसी ने सोचा था 20 साल पहले कि जो क्लासेस हुआ करेगी वो ऑनलाइन हुआ करेगी, स्मार्ट क्लास हुआ करेगी, इस टाइप से हुआ करेगी। किसी ने इस सब चीजों के बारे में नॉर्मल हाउस होल्ड ने नहीं सोचा था। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आज ऐसा हो रहा है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या सोचता है, लोगों को क्या चाहिए, जब लोगों को जो चाहिए उसके बारे में सोचना, वो प्रोडक्ट बनाना ही ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। इसके अंदर में दो चीज आती है, मीन्स का मतलब साधन, चीज, सामान। हमारे पास में कितना सामान है, कितनी चीज है, ये सब चीज। वांट्स का मतलब इच्छा। आप कुछ भी करोगे इन दो चीजों के बीच में फंसे पड़े हो। मानिए आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपीज दे दिया, बोला जा बेटा आज तेरा जन्मदिन भी है, पार्टी करते। अच्छा 1000 रुपए कम हो गए, चलो 5000 रुपए कर देते हैं। कह दिया जी 5000 रुपए आपको दे दिया, जा बेटा पार्टी कर दे। साल 2021 है इसलिए मैंने कह दिया, 2021 है ईयर इसलिए मैंने कह दिया। अगर 2021 से पहले होता तो शायद 500 में भी काम चल जाता। बहुत अच्छा, 5000 रुपए आपके पेरेंट्स ने कहा जा बेटा अपना बर्थडे मना ले, इसमें जा बेटा अपने स्कूल की फीस भर ले, जा बेटा मेडिसिन करवा ले, जा बेटा कपड़ा लत्ता खरीद ले। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे उस चीज को जो मेडिकल है आपकी। मेडिकल मतलब आप सबसे पहले मेडिसिन लोगे अगर आपकी तबीयत खराब है। भैया पार्टी पुटी जाए बाद में, पहले अपने आप को सिक्योर करोगे। देन सेकंड स्टेज के अंदर में अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो एजुकेशन पे ध्यान देगा, पहले अपने बुक्स वगैरह परचेज करने पे ध्यान देगा कि भैया चलो पहले बुक्स ले लेते हैं। और अगर अपने एजुकेशन पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था, चलो दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं। तो देन थर्ड स्टेप क्या होगा, वो पार्टीज के ऊपर में शिफ्ट होगा कि आओ जी पार्टी कर लेते हैं। ये 3 स्टेजेस करेगा। तो आप ध्यान दीजिए, पैसा 5000 मिला और यही अगर 50000 मिलता तो, जब ये 50000 मिलता तो इन सब पे कंट्रीब्यूशन कर लेता और बचने के बाद में पार्टी पे ज्यादा लगा देता। तो यहां पे यही कहता, जो मीन्स है हम पे, जो साधन है हम पे, जो पैसा हो चाहे सामान हो, वो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास में, स्केयर है, कम है, वो हमारे पास में कम है। और जो हमारी वांट्स है, इच्छा है, वो अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड है, साइकिल जो पैदल चल रहा है वो सोचता भाई साइकिल हो, जिस पे साइकिल है वो सोचता भाई कम से कम तो स्कूटी तो हो, स्कूटी और स्कूटर वगैरह है तो वो सोचता भाई थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मेरे पे बाइक वगैरह हो जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे बाइक होती है वो सोचता भाई अब आल्टो कार तो कम से कम हो, आल्टो होती है तो स्विफ्ट सोचता है, स्विफ्ट होती है तो स्कॉर्पियो सोचता है, उसके ऊपर में ऑडी, मर्सिडीज, BMW, पता नहीं कितनी चीजें है, फिर भी मन नहीं भरता तो प्राइवेट जेट दिला दो भैया। तो मतलब मेन चीज क्या है, आपकी इच्छा कभी नहीं खत्म होगी। और अगर प्राइवेट जेट भी अगर हो जाए तो उसके बाद में भैया वो ये सोचता है एक काम कीजिए और बड़ा प्राइवेट जेट हो, वरना और भी फैसिलिटीज हो जो 1 मिनट में पहुंच जाती हो, ज्यादा स्पेस वाली हो। वो कुछ भी करेगा, डिजायर वो ढूंढेगा। आपकी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। आपकी इच्छा क्या है, अनलिमिटेड है। तो आपकी इच्छा अनलिमिटेड है, स्केयर जो है वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। इन दोनों के बीच में जो आता है उसी को कहते हैं चॉइस। इन दोनों के बीच में आपको चूज करना है, इसी को कहते हैं चॉइस। अब आपके पास क्या आ गया, 5000 में करो चूज। क्यों, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, मींस कम है। इच्छा तो सब है कि पार्टी खूब करूं, 5000 क्यों 50000 5 लाख की कर दूं, लेकिन आप पे पैसा कम है, इच्छा ज्यादा है। तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, चॉइस करके। यही चॉइस है, इसी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब चॉइस उस टाइप से करोगे ताकि आपको क्या दे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। अगर आपको पार्टी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है तो आप पार्टी पे इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपका एजुकेशन से ज्यादा मिलती है, एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आप वही चूज करोगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। कितना सिंपल है इकोनॉमिक, और कितना आसान है, और कितना इंटरेस्टिंग है कि हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से कुछ पढ़े ना पढ़े, इकोनॉमिक्स तो भाई जरूर पढ़नी चाहिए। अगर जिंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो मैं कहता हूं भैया जी कुछ नहीं पढ़ा।
आइए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, कहता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक के क्या कंपोनेंट्स है बता दीजिए। तो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक के दो है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ये भी आया हुआ किससे, ग्रीक भैया की तरफ से। ये जो ग्रीक भैया है इन्होंने दिया है, इन्होंने क्या कहा भाई, मैक्रोज की स्पेलिंग, माइक्रोज की स्पेलिंग किया MIKROS, माइक्रोज, मैक्रोज। इसी को दोबारा इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके माइक्रोज और मैक्रोज लिखा गया। यही चीज इसके अंदर में डाली गई। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक में टू एक्सपेक्ट है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। इसका मतलब क्या था, माइक्रो में ग्रीक वर्ड में माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो कितना सिंपल है, अगर मैं एक बंदे की बात करूं, इंडिविजुअल बंदे की डिमांड सप्लाई की बात करूं, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात करूं तो माइक्रो, और अगर मैं बहुत सारे लोगों की बात करूं, मार्केट डिमांड की बात करूं, हम क्या बात करें, हम बात करें गवर्नमेंट के बजट की बात करें, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की बात करें, अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये मैक्रो। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं, एक आदमी का बजट जो है वो माइक्रो, गवर्नमेंट का जो बजट है मैक्रो। आप कहीं डिमांड और सप्लाई कर रहे हो तो माइक्रो, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो तो मैक्रो। कितना सिंपल है, एक आदमी गया मार्केट से सामान लाया माइक्रो, और पूरी मार्केट को पढ़ना क्या है मैक्रो। कितना सिंपल है, इससे सिंपल तो मुझको नहीं लगता भैया इकोनॉमिक्स हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। पहला आपको बता दिया इकोनॉमिक की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। देन सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया इकोनॉमिक जो है वो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाला है। देन थर्ड मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक दो है, माइक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो में हमें इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है और मैक्रो के अंदर में हमको लार्ज पढ़ना है। आइए आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। आइए अब आगे कर लेते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। क्या होता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के कितने स्कोप्स हैं, कहां कहां तक उसकी शाखाएं ब्रांचेस फैली हुई है। उसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक के अंदर में, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर में आप क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपने समझ लिया। तो फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके अंदर में कहता है कि थ्योरी ऑफ डिमांड, कितनी डिमांड होगी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर में। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड के ऊपर में जानना है हम लोगों को कि हर इंडिविजुअल की डिमांड कैसे इंपैक्ट करेगी, डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने पे प्राइस का क्या इंपैक्ट होगा, ताकि कंज्यूमर को क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। यही चीज हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या चीज है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में डिमांड के बारे में, प्राइसेस के बारे में, और कैसे डिमांड के ऊपर में कौन कौन सी बातें असर करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और एजम्पशंस ऑफ डिमांड, कौन कौन सी बातें जो है डिमांड के ऊपर में असर नहीं करती है, इसको ही पढ़ना थ्योरी ऑफ डिमांड कहलाता है। और इसमें क्या चीज है, ताकि कंज्यूमर को क्या मिल सके, मैक्सिमम मिल सके, क्या, सेटिस्फैक्शन। जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा कंज्यूमर उसी काम को करेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। इन सब के बारे में हमें पढ़ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भाई। ये सब चीजें मिलके क्या करती है, प्रोडक्शन करवाती है। इन्हीं सब चीजों से, लैंड का मतलब जमीन, लेबर का मतलब वो लोग जो काम करे, कैपिटल का मतलब पैसा। जब तक ये तीन चीजें लगे ऑब्वियस सी बात है इसमें मशीनरी भी आएगी। तो इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन किस किस टाइप से होती है, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कैसे हम कॉस्ट निकालेंगे, क्या होती है टोटल कॉस्ट, क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट, क्या होती है एवरेज कॉस्ट। इन सब चीजों को पढ़ना। क्या होती है प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस। देन थर्ड पॉइंट आता है क्या चीज, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। एक्चुअली क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारित करना, जानना, समझना कि किसके लिए कितना कितना प्राइस लगाया जाए। इसमें हम जो पढ़ेंगे ये मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। पूरी मार्केट अब इसके अंदर में आएगी। मार्केट जो होती है 2 to 3 टाइप्स की होती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट की भी तो 3 कैटेगरीज होती है, जिस तरीके से हमारी हो गई इम्परफेक्ट के अंदर में मोनोपोली होगी और मोनोपोलिस्टिक होगी। तो इसमें मार्केट हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक मार्केट होती है परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन।
तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आएगा जैसे आप लोगों की मंडी आ गई, कोई सी मंडी जैसे हमारे अनाज मंडी हो गई, राइस मंडी हो गई, वो मंडी जहां पे लगभग कई सारे हमारे सेलर एंड बायर बैठे होते हैं। मतलब व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मींस देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ अ बायर एंड सेलर सोल्ड द होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। आप देखेंगे किसी भी मंडी में जाके, चाहे वो सब्जी की मंडी हो, चाहे वो अनाज की मंडी हो, चाहे इस टाइप से कोई मंडी हो, चाहे वो मछली की मंडी हो, आप जब जाएंगे वहां देखेंगे बहुत सारे क्या लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे सेलर्स होंगे तो बहुत सारे बायर्स होंगे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। अब गेहूं की मंडी में आप देखेंगे तो गेहूं के मंडी के अंदर में आपको कुछ और बिकता नहीं दिखेगा, गेहूं चावल वगैरह दिखेगा। दाल की मंडी के अंदर में आपको दाल दिखेगी, सब्जी मंडी के अंदर आपको मैक्सिमम सब्जी दिखाई देगी बिकते हुए। तो इसका मतलब क्या चीज है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं जो कि होमोजेनियस एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट को बेचते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आता है जैसे ट्रेन, जिसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली, इसको मैं डिटेल के अंदर में आपको समझाऊंगा क्या होता है मोनोपोली। मोनो का मतलब था एक, सिंगल बंदा जब अपनी चलाए उसे कहते हैं मोनोपोली। ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जहां सिर्फ एक ही बंदे की चलती है, जैसे मैं इंडियन रेलवे कहता हूं। अगर रेलवे ट्रेन के रेट ऊपर कर देती है, आप पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, रेलवे की जगह दूसरा रेलवे का सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? मोनोपोली। तो इसमें क्या होता है? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये करता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस का बंटवारा करना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस करना। बिल्कुल सिंपल है। आपके लिए बोला बैंक के अंदर चलो जी लाइन लगाओ, लाइन जब लगी तो ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को एक लाइन में लगा दो। अब हर इंसान को जब एक लाइन में लगाते हैं तो उसके 3 कैटेगरी लगा दी। ओल्ड एज वाले अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिया, मेल अलग कर दिया। मेल की लंबी लाइन होगी तो हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन? सबके साथ अलग अलग ट्रीट करना। अब बोल दिया कि जो वुमेन है उसके लिए हमारे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो, तो ये क्या चीज होगी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। उनके लिए अलग रेट हो गया। जब लोगों के साथ में किसी भी तरीके से क्या करें, बाइफरकेट करें, अलग अलग कर दें लोगों को, सब डिवाइड कर दें, सब डिवीजन कर दें लोगों को, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वो प्राइस के आधार पे हो सकता है, सेक्सुअलिटी के आधार पे हो सकता है, किसी भी आधार पे हो सकता है, इसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन लास्ट टॉपिक जो है इसका में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसका मतलब होता है रेंट, प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट, इन सब चीज के बारे में जानना। ये सब चीजें क्या करती है? ये सब चीज भी हमारी इनकम जनरेट करती है। इसको जहां आपने पढ़ लिया, आप समझ के चलिए कि आपने पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ ली। अब बिल्कुल सिंपल इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं। क्या है इंपोर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक की? पहला, ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा है ऑपरेशन का मतलब वो चीरा फाड़ी करके सामान बाहर नहीं निकालने का। ऑपरेशन का मतलब होता है कामकाज, काम अलग अलग करके काम करना, ऑपरेशंस कहलाता है। जैसे आपको मैंने कहा आप एक काम कीजिए, सब के सब मिलके स्ट्रॉबेरी पैक करिए। स्ट्रॉबेरी को बड़े साइज अलग करना, मीडियम अलग करना, छोटा अलग करना, ऑपरेशन नंबर 1। ऑपरेशन नंबर 2 के अंदर उसको सबको पैक करना अलग अलग डिजाइन में। ऑपरेशन नंबर 3 वेट अलग अलग करना, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला। ऑपरेशन नंबर 4 उसके ऊपर में पन्नी चढ़ाना। ऑपरेशन नंबर 5 उसकी लेबलिंग और पैकिंग करके फिर आगे भेजना। ऑपरेशन नंबर 6 उसको पूरे बड़े पैकेट में पैक करके 10-10 के सेट बना के आगे देना। तो ये ऑपरेशंस हो गए। अलग अलग कैटेगरीज में काम को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक को पढ़ेंगे तो क्या फायदा? ये बोल रहा है, बताओ कितना सिंपल सी बात पूछ रहा है बच्चा, बता दे। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के ऑपरेशन के बारे में पता चलता है कि इकोनॉमिक के ऑपरेशंस नंबर 1 क्या हो गया, OP1 क्या हुआ, OP2 क्या हो गया, ऑपरेशन नंबर 2 क्या हो गया, ऑपरेशन नंबर 3 क्या हो गया और ऑपरेशन नंबर 4 क्या हो गया। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन इसके अंदर में कहता है कि ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक बताना। दूसरा, प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन होता है फ्यूचर के बारे में बताना, क्या होगा फ्यूचर में, ये बताता कौन है? इकोनॉमिक बताती है। आप लोग को पता है, आज आप लोग देख रहे होंगे ये मस्टर्ड ऑयल के जो रेट है वो 180 रुपये हो चुका है, मतलब 180 रुपीज पर लीटर, जो कि पहले 110-120 के आसपास हुआ करता था लगभग सभी ब्रांडों के। ये इतना ज्यादा रेट का फ्लक्चुएशन क्यों हुआ? यही फ्यूचरिस्ट है। यह फ्यूचरिस्ट है क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन है फ्यूचर में किसके रेट बढ़ेंगे और घटेंगे, ये कौन तय करता है? ये तक इकोनॉमिक करती है। इकोनॉमिक में अगर मानो सभी लोग सरसों का तेल खाना ही बंद कर रहे तो रातों रात रेट नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक के अंदर में हर चीज का इंपैक्ट एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है और ये फ्यूचरिस्ट के बारे में बताता है, फ्यूचर में कहता है। इकोनॉमिक पढ़ी तो फ्यूचर के बारे में आप जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी तभी आप जान सकते हैं जब इको पढ़ेंगे, ताकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी का क्या मतलब है ये हम तभी जान सकते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक को पढ़ने के बाद हम जान पाते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट की जो
प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग का हमारे ऊपर में क्या और कितना असर पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें आती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानना, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, यही माइक्रो इकोनॉमिक में। दूसरा अगर हम इकोनॉमिक पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स वेलफेयर के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है इकोनॉमिक वेलफेयर? एक इंडिविजुअल का ग्रोथ है, एक मार्केट का ग्रोथ, एक सबका ग्रोथ। सबका ग्रोथ और सबका क्या हो? सबकी ग्रोथ हो, यही हमारा क्या चीज है? इकोनॉमिक वेलफेयर है। सबका ग्रोथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या फिर हमारे पास में क्या है? सोसाइटी हो। इन सबका ग्रोथ जो होता है इसके अंदर होना जरूरी है। देन लास्ट पॉइंट क्या कहता है? मैनेजरियल डिसीजन। कोई भी मैनेजमेंट तभी डिसीजन ले सकता है जब उसको इकोनॉमिक के बारे में वेल डिफाइन हो, जब वो इकोनॉमिक के बारे में समझता हो, तभी कोई डिसीजन ले सकता है। इकोनॉमिक के बारे में डिसीजन, मानिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लीकर का, और बिहार के अंदर में आपको पता है लीकर बैन है, आप यही गुजरात में जाएंगे वहां लीकर बैन है, लेकिन यूपी के अंदर में, हरियाणा को, दिल्ली के अंदर में लीकर बैन नहीं है। लीकर का मतलब आप लोगों को पता है, लीकर का मतलब क्या होता है? वाइन्स की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो कई स्टेट के अंदर में वो बैन है। अगर उससे रिलेटेड आपने काम किया और गवर्नमेंट ने एकदम से इंटरवेंशन करके पॉलिसी लगा दी, मानिए कि हरियाणा के अंदर में मानो गवर्नमेंट ने एकदम से पॉलिसी लगा दी कि 1 जुलाई से या 1 अगस्त से लीकर प्योरली बैन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सारी की सारी चीज, सारी प्लानिंग आपकी खराब हो गई। आप उससे रिलेटेड कोई काम करते थे, आपका पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए मैनेजर को क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर को क्या है? इकोनॉमिक पढ़ना जरूरी है, ताकि वो क्या कर सके? अपने डिसीजंस को ले सके, क्योंकि सही डिसीजन लेगा तभी जाके इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगी और कंपनी भी ग्रोथ कर पाएगी, और अगर गलत डिसीजन ले लेगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को आज डिस्कस किए हैं और बिल्कुल हूबहू आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जीमेल आईडी के ऊपर में आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, ताकि आपके पास में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी तरीके से आपको वीडियो हम पहुंचा सके। हमारे वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों ने मेरी वीडियो को काफी टाइम जो देखा है, जिसकी वजह से मेरे वॉच टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के अंदर में, और हमेशा चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।